आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। नाजरीन, आज से आने वाले कुछ दिन हम अपने जम्मू कश्मीर को लेकर के बात करेंगे, जानेंगे समझेंगे कि दुनिया की जन्नत को किसकी नजर लग गई। हम अगले कुछ दिनों जम्मू कश्मीर की तारीख पर बात करेंगे, यानी उसके इतिहास पर। सूफिज्म का दर्स देने वाली रियासत कैसे वहाबिज्म के कब्जे में आ गई, इस पर हम बात करेंगे। हम 90 की दहाई से लेकर मौजूदा दौर यानी कि 2019 के तनाजुर में कश्मीर के बदलते हालात पर अलग अलग मुद्दों पर बात करेंगे। कैसे सदियों से साथ रहने वाले कश्मीरी पंडित और मुसलमान अलग अलग कर दिए गए, कैसे कश्मीरी पंडित घर से बेघर हो गए, कश्मीरी मुसलमानों के बार बार रोकने के बावजूद भी क्यों उन्हें अपना सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि उनके दिलों में खौफ था। सवाल है कि यह खौफ किसने पैदा किया। कभी कोई न्यूज चैनल, कभी कोई मीडिया हाउस, कभी कोई अखबार इस पर खुलकर बात नहीं करता, लेकिन जी सलाम जी मीडिया ग्रुप वाहिद एक ऐसा न्यूज चैनल है जो इस पर खुलकर बात करेगा कि कश्मीरी पंडितों की इस दुर्गति का जवाबदार कौन है, किसने किया। खुलकर बात होनी चाहिए। हम 90 की दहाई के पहले और बाद के कश्मीर पर बात करेंगे, वहां की सियासी पार्टियों के रोल पर बात करेंगे कि 70 सालों में मुल्क बदला, लेकिन स्पेशल होने के बावजूद कश्मीर तरक्की में क्यों पिछड़ गया। सुकून पसंद आवाम को जिंदगी में कौन उनकी जिंदगी में बंदूक लेकर आया, कौन बारूद लेकर आया। कैसे हमारा पड़ोसी मुल्क सबसे बड़ा शैतान बनकर उभरा, किस हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान कश्मीर को बर्बाद करना चाहता है, क्यों है यहां पर करप्शन, किसने नौजवानों को बना दिया है नशे का आदी। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो ये बताते हैं कि एक जन्नत कैसे साजिशन दोज़ख बना दी जाती है, बना दी गई है। इस पर हम बात करेंगे। ये एक दिन की बात नहीं है, गुज़िश्ता कुछ दिनों से हम लगातार इसकी तैयारी कर रहे थे। आने वाले कुछ दिनों में हम अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के साथ इस पर तफसील से बात करेंगे, एक एक मुद्दे पर बात करेंगे, दो दो मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि एक घंटे में बहुत सारी चीजें इकट्ठी नहीं की जा सकती। वो बहुत सतही होगी, बहुत ऊपरी बात होगी। जड़ को पकड़ने की हम कोशिश करेंगे। कैसे सूफियत वहाबिज्म में बदल गई, कैसे वहाबिज्म आ गया, कैसे फंडिंग हो रही है, कहां से फंडिंग हो रही है, किसने पकड़ाई नौजवानों के हाथ में बंदूक। मेरे 5 सवाल देखिए, उस पर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले। ओवरऑल देखना पड़ेगा, हर पहलू को समझना पड़ेगा। मेरा आज का पहला सवाल है कि 90 की दहाई से लेकर मौजूदा दौर तक कश्मीर के बिगड़े हालात का जिम्मेदार कौन है। 90 की दहाई से लेकर आज तक, और 90 के पहले के बारे में भी हम थोड़ा बात करेंगे। दूसरा सवाल, कश्मीर क्यों बनकर रह गया अब्दुल्ला और मुफ्ती खानदान की जागीर। ऐसे चलाया जा रहा है कश्मीर को जैसे कि ये किसी खानदान की जागीर हो। धमकाया जाता है बारूद में बदल जाएगा, शोले उठने लगेंगे, आग लग जाएगी। आप कौन होते हैं ये कहने वाले? आपको किसने ये हिम्मत दी है, किसने ये ताकत दी है? इस पर बात करेंगे। ये आपका घर है, आपकी जागीर है, ये क्या है? इस पर बात होनी चाहिए। तीसरा सवाल, हुकूमत का मरकज वादी को बना करके जम्मू और लद्दाख को क्यों नजरअंदाज किया गया। हर चीज वादी, हर प्रॉब्लम वादी, बाकी क्या जम्मू और लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है? इस पर कौन बात करता है? कोई बात नहीं करता है। तमाम मीडिया हाउसेज, न्यूज चैनल आपको इस तरह की बात करते नहीं मिलेंगे। जी सलाम पर आप देखिएगा, ये कश्मीरी आवाम के लिए भी है, जो सुकून पसंद है, अमन पसंद है, उनको किसने बर्बाद किया वो भी इसको देखें। चौथा सवाल, अमन पसंद कश्मीरी आवाम को कौन डराता है, कौन बहकाता है? इस पर खुलकर बात होनी चाहिए। और पांचवा सवाल कि सूफिज्म को बढ़ावा देने वाली रियासत क्यों चलने लगी है वहाबियत के रास्ते पर, इस पर हम बात करेंगे। जरा आप देखिए, पहले कुछ रद्द-ए-अमल देखिए, कुछ बातें देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे पहले जब मैंने देखा था कि मैं टीचर थी, गवर्नमेंट टीचर थी, तो फिर जब कुछ हालात इन द सेंस कि हमारे इस सोशल सर्विस में जो हम करना चाहते थे, तो वो 90 के बाद हमने बिल्कुल पूरी तरह से हमारी कोशिश रही कि हमारा कुछ ग्रेट कंट्रीब्यूशन होना चाहिए हमारे इस सोसाइटी को। तो फिर हमने बहुत कोशिश की, आज तक तो करते आए हैं। 90 से पहले हम छोटे थे बिल्कुल, तो दिमाग इतना बड़ा नहीं था कि हम कुछ कर पाए अपनी सोसाइटी के लिए। आज हम बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ अपनी सोसाइटी के लिए तैयार है और करते हैं और करते रहेंगे भी। सुना है 90s से पहले बहुत हालात ख़राब होती थी, लड़कियों को बहुत स्ट्रिक्टनेस की जाती थी। इनफैक्ट अभी भी अगर हम देखेंगे बहुत जगहों पे लड़कियों को स्ट्रिक्टनेस की जाती है, बट अल्हम्दुलिल्लाह। आई डोंट नो अबाउट 90 प्री-90 पीरियड, सो लाइक 90s में व्हेन आई वाज बॉर्न, उसके बाद से अगर मैं पोस्ट 2000 की बात करूंगी या पोस्ट 2010 मुझे लगता है कि जो सर्कमस्टांसेस है ये ज़्यादा चेंज हो रही हैं।
people are like now willing to send their daughters out for studies, for working. और like in recent 3 or 4 years मुझे लगता है कि जो लड़कियों को फ्रीडम्स दी जाती है वो ज़्यादा दी जाती है, क्योंकि आई बिलीव कि लोगों का जो माइंडसेट है और जो वो आइडियाज़ रहे हैं इक्वालिटी के, जो मैं हमेशा कहती हूँ, वो आजकल लोग ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं। तो इस पर हम खुलकर बात करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान हैं, आइए उनका तारुफ भी मैं आपसे करवा दूं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जो खास मेहमान हैं उनके बारे में बताता हूं। श्रीनगर से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो पहले मैं रेंजू शाह साहब का तारुफ आपसे करवाना चाहूंगा। रिटायर्ड डायरेक्टर हैं इंफॉर्मेशन, जम्मू एंड कश्मीर हुकूमत में आप रहे हैं, और आप एक मुसन्निफ हैं, आप एक राइटर हैं और सुलझी हुई शख्सियत के मालिक हैं। उनसे बहुत सारी बातें कश्मीर के हवाले से होंगी। सर, खैर मकदम है आपका जी सलाम पर। मेरे साथ मेजर जनरल A.K. सिवाज साहब भी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हैं। कश्मीर में आपको काम करने का मौका मिला है, जमीनी हालात को आप अच्छे से समझते हैं। 90 से पहले कश्मीर में किसने बारूद उगाया था जिसकी फसल आज तक काटी जा रही है, उसके बारे में आपसे तफसील समझूंगा, और कैसे आप लोग निमटते हैं और कैसे तरीका होना चाहिए इनसे निमटने का, इस पर भी सवाल बातचीत होगी। अमित रैना जी मेरे साथ हैं, रूट्स इन कश्मीर के तर्जुमान हैं। आप एक कश्मीरी पंडित हैं, लगातार उनके लिए काम कर रहे हैं, कश्मीरी हिंदू मुसलमान दोनों के लिए हालांकि आप काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कश्मीरियों का दर्द दरअसल क्या है, उनकी बेसिक प्रॉब्लम दरअसल है क्या, और उसको बनाया कैसे गया है, उस पर मैं बात करूंगा। मेरे साथ राजीव रंजन जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, उनसे भी हम बहुत सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। दफा 35 से 370 के हवाले से बड़े सवाल उठते हैं, इसको लेकर के बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है, उस पर भी मैं सर से बात करूंगा। अनुज अग्रवाल जी मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, सीनियर सहाफी हैं, बहुत सुलझी हुई शख्सियत के मालिक हैं और बहुत अच्छी बात रखते हैं, उनसे भी बहुत सारी चीजों को जानेंगे। सर, स्वागत है। आइए आगाज करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों की इजाजत हो तो श्रीनगर का रुख करते हैं। रेंजू शाह साहब मेरे साथ हैं, रिटायर्ड डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, जम्मू एंड कश्मीर हुकूमत, उनसे बात करेंगे। सर, रेंजू शाह साहब, मैं तफसील से कश्मीर पर बात करना चाहता हूं आपसे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप तो चीजों को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, बहुत कुछ लिखा भी है आपने, काम भी किया है। 90 की दहाई के पहले का कश्मीर कैसा था, 90 की दहाई के बाद का आज तक का कश्मीर अगर कैसा है, मैं आपसे पूछूं तो आप क्या जवाब देंगे? पहले उजाला ही उजाला था, अब अंधेरा ही अंधेरा है। तो कौन है इस अंधेरे का जिम्मेदार? इस अंधेरे के जिम्मेदार वो लोग हैं जिनको 1947 से पिछले 70 साल में हुकूमत की लत लग चुकी है, जो अपनी हुकूमत के लिए, जो पावर में बार बार आने के लिए यहां पे ऐसे ऐसे सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि यहां का 97% वोट ऑफ राइट्स नहीं है उनके पास, उनको पोलिंग बूथ्स पे आने नहीं दिया जाता है, उनके लिए ऐसे सिचुएशन क्रिएट किए जाते हैं, कभी मिलिटेंसी के नाम पर, कभी बंदूक के नाम पर, कभी तबाही के नाम पर, कभी 370 के नाम पर, कभी 35A के नाम पर, ऐसे ऐसे ड्रामाइज खेलाए जाते हैं कि 97% वोट न डालें, उनको ताबूत बाहर रखे जाते हैं पोलिंग बूथ के बाहर, और खुद ही वो लोग जो ताबूत रखने वाले होते हैं वही वोट डालते हैं और वही असेंबलियों के अंदर जाते हैं। ये तो यही लोग जिम्मेदार है। आपने बताई वो बातें जो 90 के बाद शुरू हुई और आज तक हैं, इस पर और तफसील से बात करूंगा। लेकिन आप ये बताइए रेंजू साहब, हमारे नाजरीन को भी, कि 90 से पहले क्या आप खुद कहते हैं कि रोशनी थी, वो रोशनी कैसी थी, क्यों थी और हालात क्या थे? मैं बताऊंगा। 90 से पहले जो रोशनी थी वो स्पिरिचुअलिटी की थी। कश्मीर एक सिविलाइजेशन था। कश्मीर में मैं और कश्मीरी पंडित, मेरा दोस्त, एक साथ दस्तगीर साहब पे जाते थे, हम मखदूम साहब पे जाते थे, वो शारका देवी मंदिर पे भी जाता था, कोई आपस में भेदभाव नहीं था। लेकिन ऐसा हेट क्रिएट किया गया। एक अखबार है, अल-सफा है उसका नाम, उस अल-सफा को इन्फ्लुएंस करने वाले शख्स ने कहा 48 घंटे के अंदर अंदर कश्मीरी पंडित यहां से चले जाएं, उनको गोलियों से भून दिया जाएगा। तो उसी शख्स जो उस अखबार के पीछे था, उसको आपके हिंदुस्तान ने, आपके उन इंटेलेक्चुअल्स ने यूनियन मिनिस्टर बनाया दिल्ली में। ऐसे यही सिचुएशन है कश्मीर की। भाई को भाई से जुदा किया और खुद हुकूमत करने लगे।
उनके प्रॉपर्टी पे जिन लोगों ने कब्जा किया वही लोग यहाँ के पावरफुल बन गए, यहाँ के जमींदार बन गए। व्हाट इज दिस? आपने कश्मीर की वो जो 90 से पहले की जो कश्मीर था उसका हुलिया ही कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। आपकी सूफियत तबाही बर्बाद, आपका कश्मीर तबाही बर्बाद। इस वक्त हर एक परेशान। क्यों परेशान है? कोई क्यों नहीं ये देखता है? मैं कहता हूं कि आप अभी ई वोटिंग करो। ई वोटिंग से कोई मोबाइल पे बैठ के वोट डाले, आप देखो 100% वोट डालते हैं कि नहीं डालते हैं। लेकिन नहीं कराएंगे क्योंकि ये सब आपस में मिले जुले हैं। ठीक है, मैं आपके पास में आ रहा हूं और मैं एक एक चीज समझूंगा कि कौन आपस में मिले जुले हैं, किसने ये गड़बड़ की, सब चीज को समझूंगा सर आपसे। और मैंने आज का प्रोग्राम नहीं रखा है, हम अगले कुछ दिनों तक इस पर तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे अमित रैना जी खुद बता रहे हैं, रेंजू शाह साहब, कि एक वो दौर था जब कश्मीर के कश्मीरी मुस्लिम, और मैं इसलिए सीधा कहूंगा मुस्लिम और कश्मीरी पंडित, ये दोनों कश्मीर की ताकत थे, कश्मीर की आत्मा थे। सबसे पहले तो जिस्म से आत्मा को ही जुदा कर दिया गया, तो वो कश्मीर रहेगा कैसे? कौन था, क्या हुआ, साफ साफ बताइएगा। कोई उसमें झिझकने वाली बात नहीं है। रैना साहब, आप तो काम कर रहे हैं लोगों के बीच में, ये किसने ये शरारत की, किसने बीज बोया जो कश्मीरियत ने इतने बरसों तक काटा? देखिए, अगर मैं थोड़ा इतिहास में जाना चाहूँगा। कश्मीर अपने आप में एक बड़ा यूनिक प्रदेश रहा है हमेशा, लिटरली सेंस में भी, कल्चरल सेंस में भी, रिलीजियस सेंस में भी, और हर धर्म कश्मीर में रहा है। बौद्ध, जो आज आप चाइना में, तिब्बत में जो आप देखते हैं आज बुद्धिज़्म, वो भी कश्मीर से ही पनपा, वो भी कश्मीर से ही गया। शक्ति कल्ट आया बुद्धिज़्म में, वो भी कश्मीर से आया। बुद्धिज़्म रहा, हिंदुज़्म रहा, शैविज़्म रहा, इस्लाम आया, मगर सबका फ्यूजन रहा। और मैं कई बार कहता हूँ कि कश्मीर एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे जो सूफी हैं, सूफी ऑर्डर, जो कश्मीर का अपना ओरिजिनल सूफी ऑर्डर है, उसे सूफी ऑर्डर नहीं कहा जाता, उसे ऋषि ऑर्डर कहा जाता है। उन्हें ऋषियों का दर्जा दिया जाता था उन सूफियों को। और हालांकि वो सूफी थे, और ऐसे सूफी थे कि वो शेख दूनी ऋषि, नुंद ऋषि, यस यस, जैन शाह ऋषि, यस, ऋषि ऑर्डर इज द वन ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर्स, यस। और आज भी बहुत सारे कश्मीरी अपने नाम के साथ ऋषि लगाते हैं जी, उसी एहतराम में। सही बात है। और वो ऐसा ऑर्डर था, कश्मीरियत, वो ऐसा ऑर्डर था, मुस्लिम ऑर्डर था, बट ऐसा ऑर्डर था जो मीट तो छोड़िए, एक जिंदा पेड़ से भी पत्ते नहीं तोड़ के, सब्जी तोड़ के खाते थे। वो खाते थे जो गिर गया हो, और उससे अपना निर्वहन करते थे, या दूध के गिलास से। नुंदरिश तो कहते हैं कि दूध के गिलास पे ही जीवित रहे जितने साल जीवित रहे। वो ऐसा ऑर्डर था, और ऐसा ही था। आज भी कश्मीर में काफी मोहल्लों में जहां जहां ऋषि ऑर्डर के श्राइन्स हैं, वहां जब उर्स होता है तो उन दिनों वहां मीट ही नहीं बनता है। अब आप सोचिए, इस्लामिक बहुल्य प्रदेश, रश्मुल साहब, इस्लामिक बहुल्य प्रदेश, और मीट नहीं बन रहा। अनफॉर्चुनेटली 1931 के बाद और 47 के बाद जब ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर कुछ लिमिटेड फैमिली और कुछ लोगों में हुआ, सर रविंद्र, तो उन्होंने वही मैं वहां से शुरू चलता हूं। देखिए, 47 से 90 तक हम जानते हैं कि 47 में क्या हुआ, कश्मीर का मामला क्या है, वो भी इसको हम समझ रहे हैं, हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा, हम ये भी जानते हैं। 47 से 90 तक चीजें मामूल पर थी। ये 90 में क्या हुआ जी? देखिए, या भी धीरे धीरे हुआ। 47 से ही बीज बोने शुरू कर दिए गए डिवाइड के। अंग्रेजों से हमने कुछ अच्छा सीखा ना सीखा हो, हमने बुरा जरूर सीखा, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हमने, बेशक। और ये डिवाइड एंड रूल दो समुदायों के बीच धीरे धीरे डाला गया। और एक समय ऐसा आया, और वो इसलिए किया गया कि पावर पे कंट्रोल बना रहे। शेख अब्दुल्ला कहने को तो शेरे कश्मीर है, मगर जब वो 47 में उनको बनाया गया वजीर आजम, कश्मीर का था, वजीर आजम होता था कश्मीर में, तो उनको लगा कि उन्हें शेखडम मिल गया है। तो उनको लगा वो शेख तो है ही, और उनको शेखडम मिल गया, वो राजा हो गए हरि सिंह को हटाकर। और उस पावर को रोकने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। फिर जब नेहरू जी को लगा कि कुछ गलत हो रहा, उनको अंदर किया। फिर बख्शी गुलाम मोहम्मद, तो हर किसी ने प्रयास किया कि किसी न किसी तरीके से ये पावर मेरे कंट्रोल में रहे, और अगर इसके लिए दो समुदायों को अलग करना है तो किया जाए। तो तुष्टीकरण की नीति शुरू हो गई, और तुष्टीकरण की नीति ऐसी शुरू हुई कि दिन ब दिन डिवाइड बढ़ता गया। आपने उस वक्त मरकज में कांग्रेस की सरकार थी, साफ नाम लीजिए, मरकज में कांग्रेस की सरकार थी, रियासतों में भी कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। ये रीजनल जमातें थी,
ये रीजनल जमातें थी, बिल्कुल रीजनल जमातें थी। और आपने अहले हदीस, जमाते इस्लामी जैसे संगठनों को बढ़ने दिया, आपने उनको कट्टरवाद लाने दिया, क्योंकि आपको या तो आप उनसे लड़ाई करवाते थे अपने सपोर्टर्स की, या उनसे सपोर्ट लेते थे। और ओवर द पीरियड ऐसा हुआ कि जो सूफीज्म था कश्मीर का कम होता चला गया, वहाबिज्म बढ़ता चला गया। और आपने प्रयास किया, चाहे डायरेक्टली ना किया हो, बट आपकी हरकतों के कारण ऐसा रहा कि वो ऐसा फैला कि वो विनाश की ओर लेता चला गया कश्मीर को। उसके अलावा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, आपने ग्रास रूट पे किसी को बढ़ने नहीं दिया, या तो वो आपके खानदान से हो या आपके लिए जान देने वाला हो। लोगों के लिए जान दे तो कोई बात नहीं, आपको आगे नहीं बढ़ना है, तो आपने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी नहीं होने दिया, आपने पॉवर्टी बढ़ने दी, आपने क्लास डिवाइड बढ़ाता शुरू कर दिया, और अल्टीमेटली कहीं ना किसी फॉर्म में फ्रस्ट्रेशन आ गई। और इसका फायदा पाकिस्तान ने खूब लिया, वहाबी सिस्टम ने खूब लिया, जहर उगला, जहर भरा, और वो जो गुस्सा था वो किसी फॉर्म में बाहर आ गया, और वो 90 में बाहर आ ही गया। 90 में बाहर आ गया। यहां तक तो हम समझ रहे हैं चीजों को। अब सिवाज साहब, इस गुस्से से निपटना आप लोगों के लिए एक मुसीबत थी। एकाएक ये चीज, हालांकि धीरे धीरे हो रही थी, लेकिन एकाएक हिंदुस्तान को समझ में आया कि अब चीजें तो बाहर होती जा रही हैं। उस वक्त किस तरह से आप लोगों ने रिएक्ट किया होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों को संभालना भी था, और आज तक आप संभाल रहे हैं। आवाम को नुकसान ना पहुंचे, जो इस तरह के बरगलाए हुए लोग हैं उनको सही रास्ते पर लाना, उनको मारना आपको जरूरी नहीं है, उनको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। लेकिन वो तो मरने के लिए तैयार हैं, वो तो कफन बांधे हुए हैं, वो तो उनका दिमाग, उनका ब्रेन वॉश हो गया है, बाहर से उनको चाइनीज हथियार मिल रहे हैं वाया पाकिस्तान। कैसे निमट रहे हैं? इमरान बिल्कुल ठीक बोला। पहले एक बार ये सोचना पड़ेगा कि ये लेट 80s में ऐसी क्या चीज हुई कि एकदम मिलिटेंसी स्टार्ट हो गई कश्मीर के अंदर। देखो, एक तो बात सच है कि कश्मीरियत, सूफीज्म अडॉप्ट कर रखा था, जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत जो थी कश्मीर में टूट के भरी हुई थी। मगर धीरे धीरे जो बातचीत होती गई, कहीं ना कहीं गवर्नेंस का कमी होती गई कश्मीर के अंदर। जो गवर्न करना था अच्छी तरीके से वो हम नहीं कर पाए, और जो 86-87 में जो इलेक्शन हुए वो भी किसी हद तक फेयर नहीं हुए। तो एक प्रकार से ये आपने पहल डाल दी। इसी समय क्या हुआ कि आपका जो पंजाब के अंदर मिलिटेंसी जो थी उसको हमने क्रश कर दिया, और आईएसआई ने सोचा कि अभी तो पंजाब से तो वो निकल गए हैं। हाँ। क्योंकि एक प्रकार हमें शांति आ गई। जख्म था पूर्वी पाकिस्तान टूटने का। हाँ, बांग्लादेश अलग होने का। बिल्कुल। तो वो उनके दिल में था कि किस प्रकार से भारतवर्ष ने आप पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए, बांग्लादेश को पैदा कर दिया, और इधर उन्होंने जो अपनी पूरी कोशिश की थी कि पंजाब के अंदर वो मिलिटेंसी एकदम सॉर्ट आउट कर दी 1980 में। वो चाहते थे अभी कहीं ना कहीं ये चले, तो उनको प्लेट में मिल गया कश्मीर वाला मुद्दा। कश्मीर वाला मुद्दा कैसे प्लेट में मिल गया? जैसे हमने बताया कि कहीं ना कहीं हमें गवर्नेंस की डेफिशिएंसी थी, और कहीं जो इलेक्शन हुए उसमें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं दोनों का जो 2 पार्टियां मिलके और एक प्रकार रिगिंग होगी, और वहां से स्टार्ट हुआ आपका मिलिटेंसी, जो कि पाकिस्तान की आईएसआई, जिसको डीप स्टेट बोलते हैं, आर्मी और आईएसआई ने इसका फायदा उठाया, और कई हद तक जो यहाँ के कश्मीरी बच्चे भेजे गए जिनको उन्होंने मिलिटेंट बनाया और उनको रेडिकलाइज किया, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो स्टार्टिंग में आए 89-90s में, वो ज्यादातर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड। जी रंजू शाह साहब, ये यहां से जो बात करते हैं, ये मैं आ रहा हूं सर, एक मिनट बस। ये सर ने जो बोला, सिवाज साहब ने जो बोला, यहां से एक ये नया एक कॉन्सेप्ट पैदा किया गया पड़ोसी के जरिए, हक के खुद-ए-राज़ी की जद्दोजहद, ये मुबैना हक के खुद-ए-राज़ी की जद्दोजहद। बेसिकली ये क्या था? ब्रेन वॉश, और ये कौन सी हक के खुद-ए-राज़ी है जिसके बारे में लोग मरने मारने पर आमादा हैं, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को भगा दिया, कश्मीर खाली करा दिया, घाटी तक सिमट कर रह गए, घाटी मतलब कश्मीर बना दिया। ये कौन सी हक के खुद-ए-राज़ी की जद्दोजहद थी मुबैना, जिसके लिए जबरदस्त प्रोपेगेंडा हुआ? आप अगर इस पर रोशनी डालें तो। देखिए, जो कश्मीर के इस कॉन्स्पिरेसी है, कश्मीर की कॉन्स्पिरेसी 1947 से ही शुरू हो गई, और 1947 में कश्मीर 2,22,786 स्क्वायर किलोमीटर, आपका जब
अगर ये जो 26 को एक माहदा हुआ, एक एक्सेशन हुआ, एक्सेशन साइन किया यहाँ के महाराजा ने, और स्टैंड ऑफ इंडिया का है कि इट इज फाइनल एंड एक्सेप्टेबल. दिस इज द स्टैंड इन 1947 26 ऑफ अक्टूबर. लेकिन आपका जो सबसे पहला वायलेटर है इस एक्सेशन को आवाज बुलंद करने वाला, वो है 2 नवंबर. मेरा लिख के रखे और ये एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो नोट करें, कहीं मैं गलत मत कह रहा हूं. 2 नवंबर 1947 को ऑल इंडिया रेडियो पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू कहता है कि जनाब ये तो प्लेबिसाइट हो सकता है, कोई उधर हिंदुस्तान, कश्मीर हिंदुस्तान जाए या पाकिस्तान जाए, उसको क्या कहने की जरूरत थी. फिर 12 नवंबर को लाल चौक में वही ये तकरीर करता है, सेम तकरीर. तो बीज जो बोए गए वो तो उसी दिन से बोए गए, और किसने बोए, और ये क्यों एलओसी को क्यों उरी में रुकाया गया, आगे क्यों नहीं बढ़े. ये चीजें आपको समझने की जरूरत है. ये कुछ फैमिलीज ने आपस में मशवरा किया था कि भाई आप कश्मीर के कार्ड को फैमिलीज कार्ड बनाएंगे, फैमिलियों को पावर देंगे, चाहे इलेक्शन हो या ना हो. इलेक्शन के बहुत बगैर पूरी सियासत हिस्ट्री और पढ़ो. कांग्रेस इसके लिए कभी बख्शी नहीं जा सकती, माफ नहीं की जा सकती. कांग्रेस अपना दामन कितना भी इस समस्या से, इस मुसीबत से बचाने की कोशिश करे, कभी वो पाक नहीं हो पाएगी. सिवा साहब देखो, ये जो बात बताई ये बड़ी अहम की बात है. जब आपको पता है 1947 के अंदर पाकिस्तान के रेडर ने इस्तेमाल किया और वो आके जो कबीले भारत के अंदर घुस गए थे, और उनके बाद जो एनेक्सेशन साइन हुआ भारत के साथ महाराजा अजीत सिंह ने किया, तो भारत की फौजें गई, श्रीनगर में गई. उसके बाद धीरे धीरे सिचुएशन बदलती रही. आपको पता है किस प्रकार से पुंछ रजौरी में, किस प्रकार से कश्मीर के अंदर श्रीनगर एयरपोर्ट से निकल के आप बारामूला तक पहुंच गए. तो ऐसी क्या वजह थी, जब आप जीत रहे थे तो आपने पूरा वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को क्यों नहीं लिया, आप क्यों रुक गए वहां. ये ही जो है सबसे बड़ी खामी रह गई. और वो रीजन ये था कि ऐसा भी है कि कहीं ना कहीं ये सोचा गया कि भी शायद जो अब्दुल्ला फैमिली है कि अगला जो हिस्सा है उनको कॉन्फिडेंस नहीं था, उनका जो ज्यादा होल्ड कश्मीर पे था, कश्मीर को ले लिया गया था. ये गिलगिट बल्टिस्तान का एरिया और ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड का एरिया है उस पर उनका कॉन्फिडेंस नहीं था. कहीं ना कहीं वो नेहरू को इस प्रकार से कन्विंस कर पाए और उन्होंने वहीं पर सीज फायर के लिए यूनाइटेड नेशन में चले गए. मगर उस टाइम अगर हमारे पास इतनी अहमियत थी, हमारे पास इतनी ताकत थी, और जिस प्रकार से ये कबीले पीछे जा रहे थे, तो चंद एक समय में स्कार्दू तक हम पहुंच गए थे. जम्मू एंड कश्मीर राइफल जिससे मैं बिलोंग करता हूं, स्टेट फोर्सेस, वो स्कार्दू में थी. तो हम जा सकते थे अनदर अबाउट 7 से 10 दिन में पूरा वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो आज है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है, उसको ले सकते थे. एक सबसे बड़ी गलती हमने की, हम यूनाइटेड नेशन में गए और वहां सीज फायर डिक्लेयर हुआ. और ये शायद ऐसा सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हिस्ट्री में लिखा है कि इसका कोई पॉलिटिकल रीजन था कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है कश्मीर की, वो इस इलाके में ही सिमट रही थी, ना कि उस इलाके में. तो ये एक बहुत बड़ी खामी कर दी उस समय कि हम रुक गए. हमने रुकना नहीं चाहिए था. अगर रुक गए तो ये बीज बो दिया हमने. अगर ये उस टाइम हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है आज है, और ये एक्साइजन का एरिया जो पाकिस्तान ने चीन को दे दिया, और ये गिलगिट बल्टिस्तान का एरिया सारा आ जाता, तो प्रॉब्लम ही नहीं होनी थी उस टाइम जो कि आज की तारीख में. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम उस वक्त की सरकारों ने खड़ी की और बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज किया, जानबूझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, जो आज की पीढ़ी भुगत रही है और इंसानों ने भुगता, लोगों ने भुगता. शायद आप इससे सहमत हैं? नहीं है. मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन इशारा हो रहा है ब्रेक का. चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर मैं अपने 2 मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के पास और जाऊंगा. इस चर्चा को आप ध्यान से सुनिएगा. ये उन टेलीविजन चैनल्स की या उस तरह की सतही बहस जैसी बात नहीं है कि 1 घंटे में, 1.5 घंटे में तमाम लोगों ने बोल दिया, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा दिया, बात खत्म हो गई. मैं ये कोशिश करूंगा कि जड़ को समझूं, इसका हल और क्या होना चाहिए. इस पर तमाम तरह कश्मीरियों के भी, जो कश्मीर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और भी लोग जुड़ा करेंगे अगले दिनों में मेहमान, और यहाँ के हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो एक्सपर्ट्स हैं उनके व्यू आने चाहिए और कुछ रास्ते मिलने चाहिए, मिलते दिखने चाहिए. हमारी कोशिश ये रहेगी, आप उसको समझिएगा.